नमस्कार दोस्तों। नतीजों का सिलसिला बड़े पैमाने पे अब शुरू हो गया है और वीकेंड के दौरान आपने देखा होगा कि 3 बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आए, जिसमें रिलायंस के रिजल्ट आए थे शुक्रवार की शाम को और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए शनिवार को। इन नतीजों से क्या दिशा लेनी चाहिए मार्केट को और ये नतीजे रहे कैसे दरअसल? क्योंकि इसमें विद्वानों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि ठीक नतीजे थे, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं थोड़ी-सी कमज़ोरी थी, तो अलग-अलग राय एनालिस्ट की है इस पे। लेकिन मैं हमेशा की तरह जो वीकली हमारा शो है उसमें सुनील जी से समझेंगे कि ये रिज़ल्ट्स कैसे हैं और इन रिज़ल्ट्स को देख के आने वाली कंपनियों की रिज़ल्ट या आगे की दिशा को कैसे समझा जाए? सुनील जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और हम लोगों ने लास्ट शो में ये चर्चा की थी कि नतीजों से आगे की दिशा बनेगी। तो ये जो 3 रिज़ल्ट आए हैं सर, तो पहले तो हमें इस पे आपसे यही समझना है कि ये जो 3 रिज़ल्ट हैं, हुँ, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, हुँ। लार्जली ये आपको कैसे दिख रहे हैं और इनसे क्या डायरेक्शन मिल रहा है? तो पहले रिलायंस की बात उठाते हैं। तो रिलायंस की बात में क्या है कि क्लियरली जो दुनिया में हो रही है वो रिलायंस में रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी अपने हुँ, ओल्ड वर्ल्ड ट्रेडिशनल बिज़नेस प्रेशर में है, मगर न्यू एज जो भी है, चाहे वो डिजिटल हो या रिटेल हो, वो अच्छी चल रही है। तो इंडिया की भी हुँ, सिचुएशन आप समझिए कि वही है कि हुँ, नए-नए जो उभरते हुए चीज़ आ रहे हैं, जैसे डिजिटल, रिटेल, जो मॉडर्न थिंग्स है, वहाँ पे एक ग्रोथ अच्छी दिख रही है और रिलायंस उस मोड पे है, जहाँ पे वो अपना बिज़नेस को ट्रांज़िशन कर रहा है कि अपने जो कैश हुँ, फ्लोज़ है, क्योंकि पुरानी बिज़नेस एक कैश फ्लो जनरेटिंग स्टेज पे है। तो उसकी हुँ, अलग एक वैल्यूएशन लिए तो एक स्टेडी स्टेट कंपनी का वैल्यूएशन ही मिलेगा। ओनली थिंग इज वो एक सिक्लिकल सेक्टर है, जो एनर्जी का सेक्टर होता है। तो उस सिक्लिकल के हिसाब से, मगर रिलायंस ने उस सिक्लिकल को ओवरटेक करके एक स्टडी कैश फ्लो बिजनेस उसको बनाया है। मगर जो दाम उसको देना चाहिए एज अ स्टॉक, अगर रिलायंस स्टैंडअलोन होती, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो वर्ल्ड की एनर्जी सिनेरियो में एक हलचल है, तो नेचुरली वो उनके रिजल्ट पे भी दिख रही है और उनके शेयर प्राइस पे भी दिखना चाहिए। मगर क्योंकि उन्होंने डिजिटल और इस एरिया में उन्होंने भयंकर स्टेप्स लिए हैं, राइट, और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एक एंट्री हुआ है वो फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक हुँ, नई बिजनेस में जाके डिसरप्शन करने वाले हैं और पूरा वैल्यू चेन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ब्रोकिंग हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, एसेट मैनेजमेंट हो। तो इस चीज में मुझे लग रहा है कि रिलायंस की रिजल्ट से मार्केट को एक क्या एक कंफर्ट मिलना चाहिए कि वो देश की सिचुएशन की ग्रोथ से अलाइंड है। वो ढूंढ रहे हैं जहां पे डिसरप्शन उनका काम कर सकता है, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और उनकी कोर बिजनेस में कैश फ्लो जनरेशन अभी भी स्ट्रांग है, जो फाइनेंस कर सकती है ये डिसरप्शन वाली चीज। तो आई थिंक ओवरऑल इस नतीजे से एक पॉजिटिव आउटलुक उठानी चाहिए, क्योंकि वो सिक्लिकलिटी ऑफ द एनर्जी, जब एनर्जी का पॉजिटिव होता है तो इस लेयर के ऊपर ऑटोमेटिकली वो आके एक पॉजिटिविटी दिलवाएगी उसकी ईपीएस को। तो दैट इज नॉट इन योर हुँ, कंट्रोल, क्योंकि एनर्जी एक ग्लोबल सिक्लिकल है। जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो भी हो रहा है उसका कंट्रोल में नहीं है। तो आई थिंक एक्चुअली मैं बहुत हैप्पी हूँ इस रिजल्ट की, जो जिसके से कि क्योंकि अभी वो नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं ना, तो दैट्स आल्सो एन राइट। इम्पोर्टेंट थिंग जहाँ पे देखने की जरूरत है। तो उसमें पॉजिटिविटी अच्छी दिख रही है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव साइड में रिलायंस का एक रिजल्ट, बट उससे हमें एक जनरल इंडस्ट्री को कोई भी हम प्रोजेक्शन या ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो हुँ, है हुँ, वो तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो उनकी कुछ अच्छी होती है तो दूसरों के लिए अच्छी नहीं होगी, ये एक सिचुएशन है, करेक्ट। राइट। सो हुँ, आई वुड से क्योंकि वो इंडेक्स में बहुत बड़ा हिस्सा है, फॉरेनर्स के आंखों में एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए एक ओवरऑल हुँ, इंडियन मार्केट की डायरेक्शन के लिए वो इम्पोर्टेंट है। मगर हुँ, हुँ, स्पेसिफिकली सेक्टरली मैं नहीं कहूंगा कि ये उतना ये चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली हर कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा इनकी डिसरप्शन को, वो आने वाले दिन ही बताएंगे, राइट। तो बट ओवरऑल मार्केट खुश होना चाहिए, बिकॉज ये सिग्निफिकेंट वेट है हर एफआईआई और हर डीआई के पोर्टफोलियो में। हुँ, तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता रिलायंस को। स्थिति उनकी यह है कि मैं भले ही नेगेटिव व्यू में हूं तो थोड़ा अंडरवेट बनूंगा, बट उसका इंडेक्स में ही इतना वेट है, तो मेरा तो एक्सपोजर येस। होगा ही। तो इसीलिए ओवरऑल ये मैं एक पॉजिटिव रिजल्ट समझूंगा, क्योंकि जो एक डायरेक्शन जा रही है देश, उस हिसाब से उन्होंने हुँ, अपने आप को अलाइन कर दिया और गिवन देयर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड,
सक्सेस उनको उधर भी मिलेगा करके ये उम्मीद भी हम मन में रख सकते हैं। और सो दैट्स एज वेल एज। अब बात आपने उठाई एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की, राइट? सिचुएशन यह है कि इतना मैंने फर्क इन दोनों रिजल्ट्स में देखा है। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि एक की डिपॉजिट ग्रोथ 16%, लेंडिंग ग्रोथ खाली 6%, दूसरा का एकदम ऑपोजिट, उसकी डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही है मगर लेंडिंग रेट बहुत बढ़ रही है, और ये दो दिग्गज है, राइट? तो यहां से अगेन इंडस्ट्री को कुछ एक्सटेंड करना मुश्किल है, बिकॉज द टू दिग्गज एक्सट्रीम ऑपोजिट। एंड मगर ये कहूंगा मैं कि इनकी स्ट्रैटेजी की सक्सेस दिख रही है। एक साल पहले की बात करें, एचडीएफसी का सिचुएशन क्या था कि एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हो रहा था, तो उनको फंड्स रेज करने की जरूरत थी इन ऑर्डर टू मैच द बुक। एचडीएफसी एग्जिस्टिंग लोन बुक को उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो एक मिसमैच जो था, इसलिए एचडीएफसी को डिपॉजिट्स पे और फोकस करना था। और अंटिल वो एचडीएफसी की लोन बुक को सही तरह से समझे और उसको एक बैंकिंग तौर पर लगा दें, दे कैन नॉट बी एग्रेसिव ऑन लेंडिंग। तो ये एक स्ट्रैटेजिक चीज थी जिसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया है कि फर्स्ट फोकस। और मार्केट से भी मैंने यही सुना था, क्योंकि हम देख रहे थे उनको कि वो भयंकर डिपॉजिट के पीछे, दे वर बिल्डिंग अ गुड डिपॉजिट बेस ओवर द लास्ट 1 ईयर, एग्रेसिव कॉम्पीट कर रहे थे एट एवरी काउंटर, तो दैट्स एक्चुअली हैज सक्सीडेड। सो उनकी जो 16% growth in deposits was a conscious strategic measure, right? तो ये चीज बताती है कि वो अपने स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उनकी गाइडेंस में ये दिखा कि अब वो लोन में फोकस करेंगे, करेक्ट, क्योंकि डिपॉजिट को। तो आई वुड से ये परफेक्टली एग्जीक्यूटेड स्ट्रैटेजिक प्लान था, और जो भी कंसर्न्स थी अबाउट द मर्जर, वो दे हैव बीन पुट टू रेस्ट, बिकॉज इन्होंने अच्छा वो ट्रांजिशन इन एज अ बैलेंस शीट अच्छा मैनेज कर लिया है, क्योंकि एनपीएल लेवल्स में कोई मेरे को दिक्कत नहीं दिखी। तो ओवरऑल आई वुड से दैट प्रोवाइडेड दे इंप्लीमेंट नाउ, बिकॉज नेक्स्ट क्वार्टर दे शुड नॉट रिपीट द सेम थिंग, दे हैव टू शो लोन ग्रोथ, बिकॉज डिपॉजिट्स कलेक्ट करते करते आप लेंड नहीं करोगे तो जाके उसको एसएलआर में रखोगे ना गवर्नमेंट के साथ, क्या करोगे उसको, यू विल गेट अ वेरी लो रिटर्न। तो इसीलिए उनको स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बात किया है कि अभी हम लोन के पीछे जाएंगे एग्रेसिवली, वहां पे उनको नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में वो दिखना चाहिए कि द गैप बिटवीन डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ शुड गेट रेक्टिफाइड। ओके, आईसीआईसीआई बैंक की इशू अगेन उनकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उनका हिस्टोरिक बैंक है, कुछ बदलाव लास्ट ईयर में नहीं आया था, बट दे आर बीन अ कॉर्पोरेट लेंडर, क्योंकि आईसीआईसीआई लिमिटेड से शुरू हुआ था ये बैंक, तो दे आर ऑलवेज स्ट्रांग इन कॉर्पोरेट लेंडिंग। और वहां पे जो अभी उन्होंने लेंडिंग के ऊपर फोकस अनाउंस किया था, उसकी रिजल्ट्स भी दिख रही है कि उनकी लोन ग्रोथ एचडीएफसी बैंक की लोन ग्रोथ से बहुत बेहतर थी, तो वो भी अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स रिवाइवल जितनी जल्दी आती है उतनी इनके लिए अच्छी होगी। ओके, बट रिटेल लेंडिंग में ये उतना कम्पीट नहीं कर पाएंगे विद अभी एचडीएफसी बैंक। तो उनकी फ्यूचर लोन ग्रोथ जो अभी दिखने शुरू हुई है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट कि किस तरह से कैपेक्स साइकिल का रिवाइवल होता है, क्योंकि उनकी मेन स्ट्रेंथ वही है, राइट? तो ये भी मैं कहूंगा कि द रिजल्ट्स हैव बीन गुड इनफैक्ट। एंड अगेन मुझे क्या पसंद है ना, हर अर्निंग सीजन में मैं देखूंगा कि वो जो कह रहे हैं उस हिसाब से बिजनेस बढ़ रही है कि नहीं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज देन यू नो दैट वो प्रेडिक्टेबल है, और जो भी कॉस्ट उसमें इनकर कर रहे हैं उसका एक एंड रिजल्ट दिख रहा है, राइट? और ये दोनों बैंक में मुझे एक अच्छी चीज है कि दोनों में एक उनकी अदर साइड ऑफ द बैलेंस शीट में भयंकर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के, राइट? एआईएफ, पीएमएस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन सब में तो इनके लिए फ्यूचर आउटलुक भी अच्छी है, बिकॉज आप देख रहे हैं एसआईपी तो बढ़ रही है। और एक चीज जो सामने आ रही है बाकी कंपनीज के रिजल्ट्स के, अभी तक लोगों ने जो 1 लाख करोड़ का जो निर्मला मैडम ने अनाउंस किया था उसको अभी खर्चा पे नहीं यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा सेविंग्स पे जा रहा है। तो इससे सेविंग्स के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट से की जो पोर्टफोलियो है, ये दोनों एक आइडियल पोजीशन में है उसको ग्रैब करने के लिए, राइट? और सेकंड द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड,
क्योंकि म्यूचुअल फंड की पब्लिक इश्यू की बात हो रही है, 10,000 करोड़ प्लस की इश्यू है, सो दैट बेनिफिट विल नेचुरली कम टू द पेरेंट ना। करेक्ट। तो सर अगर हम इन तीनों दिग्गजों के रिजल्ट को देखें एक तरीके से, तो दर्शकों के लिए खाली है कि रिलायंस में एक स्टेक सेल था एशियन पेंट का, तो वो रिजल्ट में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें एचडीबी फाइनेंशियल्स के सेल का फायदा प्रॉफिट में दिख रहा होगा, वो भी आप डिस्काउंटिंग करिए। और आईसीआईसीआई बैंक दोनों उल्टा, एक में डिपॉजिट बहुत ज्यादा, एक में ज्यादा। तो मोटे तौर पे मेरा सवाल ये है कि ये मैं क्या पूछ सकता हूँ आपसे कि इनको इस क्वार्टर में जो इन्होंने किया है, इनको हम लोग ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे और अगले क्वार्टर में इन्होंने जो बोला है वॉक द टॉक चाहिए हमें। हाँ नेचुरली, बिकॉज इसमें क्या है कि जो रेट कट का, जो आरबीआई का रेट कट का इम्पैक्ट है ना, वो पूरा इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में ही दिखेगा। और जनरली परसेप्शन ये होता है कि रेट कट के कारण इनको एक कॉम्पिटिंग सिनेरियो में डिपॉजिट रेट्स उतना कट नहीं कर पाते, मगर लेंडिंग रेट पे दबाव आ जाती है, इसलिए इनकी निम्स पे प्रेशर आएगी करके एक जनरल परसेप्शन होती है, राइट। खाली एक चीज है कि उसमें एचडीएफसी वर्सेस आईसीआई देखें तो एचडीएफसी का ज्यादा आपको रिटेल लोन बुक होने के कारण, रिटेल में कंज्यूमर लोन और ऑटो लोन दोनों फिक्स रेट पे होते हैं, तो इमीडिएटली ये इम्पैक्ट उनके बैलेंस शीट में उतना जल्दी नहीं दिखेगा। ओके, बट ये नया जो डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है, क्या दाम पे उन्होंने डिपॉजिट उठाए हैं, क्योंकि 16% का ग्रोथ है, राइट, उससे आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन का इंपैक्ट अगले क्वार्टर में दिखेगा। तो ये एक चीज है जो आपने कहा कि वेट एंड वॉच या पॉज या जो भी देखना चाहिए फ्यूचर कैसी डेवलप होती है वो होती है। और सेकंड जो चीज मैं कहूंगा कि फॉर एचडीएफसी कंज्यूमर परचेसेस बढ़ने की जरूरत है, कि वहां पे उनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि either it's through HDFC's होम लोन या ऑटो लोन या पर्सनल लोन, whereas ICICI के लिए कॉर्पोरेट रिवाइवल की जरूरत है। तो देयर आर टू डिफरेंट ट्रिगर्स फॉर देयर फ्यूचर। वेरी इंटरेस्टिंग। और निम्स पे अगर आप देखें तो बहुत माइनर सा इम्पैक्ट इस क्वार्टर में भी दोनों में देखने को मिला, लेकिन वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, इसलिए हम लोग उसको बहुत ज्यादा भी तवज्जो नहीं देना। लेकिन हाँ, अगले क्वार्टर में ये इनको दिखाना पड़ेगा कि उनका कैसे चला। तो ये तो एक थी पॉजिटिव जो आएगा इस सीआरआर कट का इम्पैक्ट, सीआरआर कट का डेट आई थिंक अक्टूबर 1 है। यस, तो उसका तो इम्पैक्ट फेज वाइज होगा, तो वो बेनिफिट भी आपको उनके फ्यूचर ईपीएस में दिखेगा स्ट्रेट अवे, फ्यूचर ईपीएस में दिखेगा। तो ये तो थी नतीजों की बात कि भाई 3 नतीजे हमें मिले। तो जैसे रिलायंस का डोमेस्टिक अच्छा है, लेकिन इंटरनेशनल थोड़ा सा प्रेशर है, दुनिया भर में प्रेशर है। तो ये क्वार्टर के बाद हम लोग उनको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं कि हम लोग अगले क्वार्टर जो उन्होंने बोला वो करके दिखाइए। तो ये एक हो गया। अब इसका दूसरा सवाल सर मार्केट का हमारा ये है कि एफआईआईज की बिकवाली चले जा रही है सर, वो लगातार है। क्या संकेत दे रही है ये? उनकी नाराजगी अभी तक कम नहीं हुई है। क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेड डील हो जाएगी तब हम वापस आएंगे, या वो कुछ और देख रहे हैं? क्योंकि लगातार उनके यहाँ से भी बाइंग के सिग्नल्स आ रही है। तो इसमें रीजन ये है कि मैं कहूंगा कि अप्रैल और मई में उन्होंने अच्छी खरीदारी की थी, राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल। राइट, और अप्रैल से शुरू होकर मई और जून, फिर जुलाई में 10,000 करोड़ कुछ बेचा है अभी, राइट। तो इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग थॉट है कि इट कोइंसाइडेड, एफआईआई का रिवाइवल कोइंसाइडेड विद डीआईए का परचेसिंग। ये बात पिछली बार भी उठाया था। आपकी डीआईए की कैश बैलेंस की बात देखे आपने कि उनकी कैश बैलेंस मार्च एंड अप्रैल में पीक होकर बाय जून एंड उनका कैश बैलेंस वापस नीचे आ गया है, यानी डीआईएस का हेवी बाइंग रहा है। तो क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में दोनों खरीदारी कर रहे थे, तो इसलिए वैल्यूएशंस महंगी पड़ गई, क्योंकि अर्निंग्स का कुछ न्यूज़ नहीं था और अभी अर्निंग सीजन का शुरुआत है। तो अभी क्या हुआ है, बिकॉज डीआईएस ने आके खरीदारी की, दाम गिरे नहीं, दाम गिरे नहीं, तो इंडिया कंटिन्यूज टू बी एक्सपेंसिव। करेक्ट। तो इसलिए अब उनको के 2-3 चीज उनके सामने हैं कि एक, क्या ये जो
पिछले क्वार्टर में FII प्लस DII दोनों मिलाकर बाइंग किया उन्होंने, भले ही DII ने बहुत ज्यादा किया, FII ने कम किया। ये बाइंग ऑब्वियसली दाम को थोड़ी ऊपर लेके गई है, बट क्या अर्निंग सीजन आके इस दाम को जस्टिफाई करेगी, वो आने वाले दिन नहीं बताएंगे। तो इसीलिए एक सावधानी बनती है कि मैं अभी दाम दे रहा हूं, मैंने खरीदा, DII ने भी खरीदा, तो सभी चीजों के दाम बढ़ गए। ओके, तो उसके कारण अब अनलेस द अर्निंग सीजन कम्स एंड जस्टिफाइज द राइज इन द प्राइस, द राइट, आई कांट मेक अ फ्रेश एलोकेशन। तो थ्रू द अर्निंग सीजन वो अपना फॉरवर्ड गाइडेंस EPS का, निफ्टी का, टॉप 100 स्टॉक्स का रिवाइज करेंगे, और देन ओनली दे विल मेक अ फ्रेश एलोकेशन कि इज इट वर्थ बाइंग, बिकॉज ऑलरेडी दैट ग्रोथ एक्सपेक्टेड वो दाम में है। दैट्स नंबर 1। इसलिए उन्होंने जुलाई से थोड़ी सावधानी दिखाई है। सेकेंड चीज इसमें है कि BTA का साइनिंग डिले होते जा रहा है। उम्मीद थी कि जुलाई 9 को ये हो जाएगा, तो इंडिया का टॉक्स तो जारी था, तो जल्द से जल्द, और चीन के साथ भी कुछ ना कुछ एक गठबंधन हो गया था ट्रंप का, तो मार्केट ने सोचा कि इंडिया के भी डील कुछ ना कुछ स्थिति पर साइन हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। तो इसके कारण एक्सटर्नल ओरिएंटेड सेक्टर्स में वो हेजिटेट कर रहे हैं। तो IT में दबाव, राइट, फार्मा में उनकी ज्यादा बाइंग नहीं। तो ये उनकी जो सोच है कि BTA का साइनिंग से पता लगेगा कि सेक्टरली कौन सा सेक्टर में मैं फेवर में मेरे को इंडिया में है, वो कॉल लेना उनको। एक BTA की साइनिंग, दूसरी ये एक्सटर्नल ओरिएंटेड IT जैसे सेक्टर के अर्निंग्स आके क्या बताते हैं, गाइडेंस। तो ये एक कॉशन का कारण है इन टर्म्स ऑफ द BTA का डिले हो रहा। तीसरी चीज यहां पर है, इज नथिंग टू डू विद इंडिया। वो चीज है कि मैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहा हूं, और एक FI के लिए इंडिया एक स्टॉक है। तो हर पोर्टफोलियो मेरे पास महंगे स्टॉक्स भी होते हैं, सस्ते स्टॉक्स भी होते हैं, राइट। तो आज चाइना आधा PE है इंडिया की, एब्सोल्युटली 11। अब PE आधा है, चाइना का GDP हमसे 5 गुना, 4.5 गुना ज्यादा है, 4 गुना बड़ा, यस, राइट। अब वो देश अपने हिस्टोरिक चीजों से स्लो डाउन में जा रही है, 4-4.5% की ग्रोथ। तो हमारा 6.5% का ग्रोथ है। मान लीजिए एक दो दिन बेसिस पॉइंट्स, आपको 20-30 बेसिस पॉइंट्स ट्रम्प नेगेटिव के कारण कुछ 6.2 पे कम किया। पर एक चीज आप मल्टीप्लाई कीजिए कि इंक्रीमेंटल एडिशन टू GDP 23 मिलियन इंटू 4% वर्सेस 4 बिलियन इंटू 6.2%। है, आप बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। यस, GDP उनका 4% पे 23 पे 9 है, 23 इंटू 4 92, हमारा 6 इंटू 4 24 है। तो इंक्रीमेंटल जो एक GDP का एक्रीशन होने वाला है, भले ही स्लो डाउन में है, इट इज मल्टीपल टाइम्स इंडिया। ओके, अगर वो GDP ग्रोथ आपको आधे दाम में मिल रही है, और तो आधे दाम का क्या था, रीजन था, अरे ट्रंप ने इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया, चीन में प्रॉपर्टी में, कंजम्पशन में, लोकल चीजों में इतनी मुश्किलें हो रही है, क्या ये 4-4.5 का ग्रोथ रेट 3 में फिसल जाएगा करके वो डाउट करके चाइना एक भयंकर एक क्योंकि बैरिश मोड में चला गया था। पर पिछले 3-4 महीने में क्या हुआ है, धीरे धीरे एक उधर देखिए, ट्रंप ने कुछ ना कुछ एक सेमी डील चाइना के साथ अनाउंस कर दिया। सेकेंड, AI में चाइना ने दिखाया कि USA वो कई गुना ज्यादा आगे है, राइट। तो ये चाइनीज बेस्ड AI कंपनीज का फ्यूचर अभी डिस्काउंट होने लगा है। पहले उसे इतना फोकस नहीं था, पहले था नेगेटिव्स ऑफ चाइना, प्रॉपर्टी मार्केट में चैलेंजेस है, कंजम्पशन में चैलेंजेस है, उस पे था। अब उधर एक नया उभरता हुआ सेक्टर AI रिलेटेड टेक्नोलॉजी उभर रहा है। तीसरी बात है कि चाइना का रेयर अर्थ का जो उन्होंने एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक के ऊपर उसका थ्रेट यूज किया है, US के ऊपर यूज कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बनता है चाइना के लिए कि एक क्रिटिकल
एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज उनके हाथ में है रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई, जो पूरे ईवी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। तो चाइना को फिर अब नई आंखों से देखने लगे। एट द सेम टाइम चाइना ने एक स्टिमुलस के तौर पर मार्केट में उन्होंने अभी लॉट ऑफ रिलैक्सेशन कर दिया एफआईएस को निवेश करने के लिए। उनके ए शेयर्स में आपने देखा होगा उन्होंने बहुत लिबरलाइज कर दिया फॉरेन कैपिटल को मार्केट्स में आने के लिए। तो ये सब चीजें के कारण खाली मई मंथ में 1.2 बिलियन डॉलर का बाइंग हुआ है एफआईएस का चाइना में। वो कहां से आया? किसी और देश को नहीं देने से वो उधर दे पा रहे ना, तो इसमें इंडिया भी शामिल है। तो ये रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ चाइना, और जो मैंने कहा उसका सिमिलरिटी कोरिया के साथ भी है। कोरियन मार्केट भी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस रिलेटिव टू इंडिया में चल रही है। तो एक इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन के अंदर एक्टिव फंड मैनेजमेंट का एलोकेशन में चीन की ओर थोड़ा ध्यान जा रहा है, बिकॉज बोथ अमेरिका मार्केट और इंडियन मार्केट 22 पी के लेवल पे है, चाइना 11 पी के लेवल पे है। तो एफआईएस सोच रहे हैं कि आज मुझे से मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाइना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 11 से 9 तो नहीं जाने वाली है। सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, हाँ, साइज डज मैटर, और इस वजह से चाइना को फायदा हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ जितना एफआई इसका डोमेस्टिक फ्लोज है उसकी वजह से अपना बाजार सस्ता ही नहीं होने दे रहे हैं लोग। तो एफआई लौटेगा कैसे? वो महंगे पे आएगा क्या वापस? नहीं, अब वही मैं कह रहा था ना, इंडिया कभी सस्ता बन नहीं सकती है भैया, बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक फ्लोस। तो इंडिया का ओनली ऑप्शन टू अट्रैक्ट एफआईआई मनी इज शोइंग बेटर ग्रोथ देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ। वेयरएज चाइनीज मार्केट में ऐसा नहीं है। चाइनीज मार्केट में एक वैल्यू का प्ले भी है, एक ग्रोथ का प्ले भी है। यानी ग्रोथ कौन से सेक्टर में हो रहे हैं? नए टेक्नोलॉजी, एआई, उसमें ग्रोथ की है, और वैल्यूएशन भी उनकी सेफ्टी में। इंडिया में वैल्यूएशन का कंफर्ट उनको नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। कोई भी अर्निंग सीजन में डिसअपॉइंट आ गया तो ये वैल्यूएशन जरूर गिर सकता है ना, महंगी दिख सकती है। गिर सकता है माने महंगी दिख सकती है। तो डेफिनेटली आज इंडिया को एक प्रेशर है कि एज ए लीडर ऑफ द वर्ल्ड ग्रोथ रेट हमें अपना लीडरशिप मेंटेन करना है, और वो लीडरशिप में हमें और बेहतर करने की जरूरत भी पड़ जाती है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे इन द सेम प्लेस, क्योंकि जो ग्रोथ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है वो दाम में है। अब अनलेस ग्रोथ बेटर देन एक्सपेक्टेड आता है तभी आपको दाम जस्टिफाई करेगी ना, एनी प्राइस इंक्रीज। तो वो एक सिचुएशन में है हम। सिचुएशन देखिए, आज सिचुएशन क्या है, क्यों अप्रैल मई में आ गए थे एफआईएस? बिकॉज as far as support from the government and RBI, it was so strong, और मॉनसून भी आके हाथ दिया। तो आरबीआई, गवर्नमेंट और वरुण भगवान तीनों साथ में सोच रहे थे इंडिया के बारे में कि पूरी हम सबको धक्का देंगे, मगर वो अर्निंग्स में दिखनी चाहिए ना। तो दैट इज द सिचुएशन। आज सी इंडिया के लिए इन्फ्लेशन और भी घट गया तो शायद और एक रेट कट की बात हो रही है अभी आरबीआई की, तो इससे बेहतर सिचुएशन। बट एक चीज मैं कहूंगा इधर पे, ओके, थोड़ी एक वार्निंग सिग्नल, ओके, इन्फ्लेशन के बारे में। अच्छा, ये टोटली नई सोच है। हाँ, बिल्कुल, बताइए सर। ये है कि डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन इज बैड फॉर इंडिया। करेक्ट, बिल्कुल, आई एग्री। ओनली गुड फॉर द मार्केट, बिकॉज हम आरबीआई का रेट कट को प्राइस में फैक्टर कर रहे हैं। अब मार्केट के लिए और गुड न्यूज की जरूरत नहीं है भैया, ऑलरेडी सब गुड दी है, मगर ये इकोनॉमी में इसका। और जब इन्फ्लेशन घटती है कॉर्पोरेट ईपीएस घटती है, बिकॉज कॉर्पोरेट ईपीएस का कोरिलेशन नॉमिनल जीडीपी के साथ होता है, और हमारी जो 10% की प्रोजेक्शन है नॉमिनल जीडीपी की इस साल, शायद वो मीट नहीं कर पाएंगे। शायद नॉमिनल जीडीपी 9% ही बढ़ेगी, तो जो 6.5 का उम्मीद है वो 6.1 6.2 आ जाएगा। और इन्फ्लेशन को हमने 4% का लिया था 10% आने के लिए, वो अभी 3% के करीब आ जाएगी, तो 9% में नॉमिनल जीडीपी, तो उसका इम्पैक्ट ईपीएस पे दिखेगा भैया। तो ये मार्केट के पार्टिसिपेंट, अरे इन्फ्लेशन घटना चाहिए, रेट कट आना चाहिए, अरे वो मार्केट के लिए अच्छी है, इकोनॉमी की हालत और कंपनी की ईपीएस की हालत के लिए अच्छी नहीं है। और दूसरी बात क्या है, अगर ये सस्टेन होती हुई दिख रही है तो कॉर्पोरेट कैपेक्स और भी डिले हो जाएगा, बिकॉज कोई भी कॉर्पोरेट 7% में बोरो करता है बैंक लोन अपना फैक्ट्री के लिए, एक्सपेंशन के लिए, और अगर प्रोडक्ट का प्राइस 3% बढ़ने वाला है
तो 4% का नुकसान होगा ना उसको। यस यस यस। इन्फ्लेशन से बेहतर बढ़ती है उसको क्या। तो दिस पीपल आर नाउ वी हैव टू रियलाइज कि ये लो इन्फ्लेशन वाली बात को भी स्टॉप करनी चाहिए। इन्फ्लेशन हैज टू गो बैक टू 4%, 5%, 6%। ये कंट्रोवर्शियल है तो मैं कह रहा हूँ यार, ये बिकॉज नहीं सर, कंट्रोवर्शियल नहीं, लेट मी ऐड विद दिस। रिटर्न का सिंपल फार्मूला होता है कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस 1% का आप डिविडेंड लगा लीजिए, वो सब जोड़ के 9 बैठ रहा है। करेक्ट। तो आप सोचो 9% की अगर आप 12-14% एवरेज रिटर्न मानते तो वो 9 बैठ रहा है। और मुझे तो ये 2.1% तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। घर से निकलते ही आपकी जेब कट जाती है सर। और 2% इन्फ्लेशन मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा रही है, क्या चीज सस्ती हुई है देश। टमाटर तो ये आज भी 60 रुपए के लिए, फूड नहीं नहीं, इन्फ्लेशन ये मुझे है कहाँ से। बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट। क्योंकि ये नंबर बेस जो दिख इफेक्ट। रहे हैं वाई एंड वाई एंड वाई वाई है। तो उस क्वार्टर हाँ में लास्ट ईयर इन्फ्लेशन हाई था, इसलिए आपको आज लो दिख रहा है। ये सीक्वेंशियली अगर देखें तो आपको थोड़ा पता लगेगा कि ऐसी बात नहीं है। इवन सर कोर इन्फ्लेशन अगर उसमें से एनर्जी और फूड हटा दें तो कोर इन्फ्लेशन अप ट्रेंड में है। यस विद इन इन्फ्लेशन कोर, तो इसलिए मैं तो चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं इस मामले में, बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो 2% लोग बहुत खुश हो रहे हैं ना, मत खुश हो भाई, इसको जाने दो ऊपर, 4% की कम से कम रहनी चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, लोगों को इसको ध्यान से समझना चाहिए। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पे बातचीत हो, और आपने बात करी थी इसमें। तो ये हो गया एफआईआई क्यों अभी तक वापस नहीं लौट रहे हैं और देश की हालत इस समय क्या है। अब एक सवाल ये है सर, वो अमेरिका वाले कब करेंगे डील। हम लोग तो मतलब आंखें खोल के देख रहे हैं, वो करते नहीं, पता नहीं क्या डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपने पूछा था मुझसे, क्या क्या पूछा था आपने, बिग डील की बात हो रही है, तो मैंने कहा था ये बिग हाँ इंडिया के लिए है, बिग अमेरिका के लिए नहीं है। तो अमेरिका हाँ के लिए इंडिया के साथ इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, ये पहले हमें जहन में आना चाहिए। वी आर 1.2 ट्रिलियन डॉलर का उनकी जो डेफिसिट है, उसमें हमारा 50 बिलियन है ना, 4% ऑफ द ट्रेड डेफिसिट इज इंडिया। वो 96% पे ध्यान देंगे या 4% पे ध्यान देंगे? 4% ओके, देंगे, करेक्ट। तो शॉर्ट टर्म में उनको इंडिया का अर्जेंसी नहीं है, लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए सही डील करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू, अब दिक्कत कहां पे आ रही है, राइट? दिक्कत इस पे आ रही है कि अमेरिका को इंडिया स्ट्रेटेजिकली, एक तो है चाइना को काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंस, सेकंड है कि लॉन्ग टर्म में चाइनीज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बेनिफिट वो इंडिया से चीन लेना चाहते हैं विद अ बेटर नेगोशिएटिंग टर्म्स। क्योंकि चीन से सिंपल सी बात है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $30 पर आवर है, चाइना में आज $4.25 पर आवर है। ये होल टैरिफ का सिचुएशन और झमेला क्यों आया? क्योंकि वो $26 की जो प्रॉफिट है ना, इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका आप चीन में मैन्युफैक्चर करेंगे तो $26 का मुनाफा मिलता है ना, 30 - 4। आप समझ रहे हैं? एक मिनट, $30 अमेरिका में कॉस्ट, तो एक प्रोडक्ट को आप अमेरिका से चाइना में शिफ्ट कर लिया तो $26 का सेविंग होता है। बट क्या हुआ कि उस $26 के सेविंग में $20 चाइना ने अपने हाथ में रख दिया, खाली $6 अमेरिका को पहुंचा। अब ये टैरिफ वाली मामले में वो उसी को रेक्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये $26 का सेविंग को एटलीस्ट 50-50 13% आप रखिए, 13% मैं रखूंगा। दैट इज व्हाई ट्रम्प्स टैरिनोमिक्स का बेसिस ही यही है कि इज द पर्सन इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग बायर्स मार्केट है या सेलर्स मार्केट है। इतने दिन से इट वाज अ सेलर्स मार्केट बिकॉज अमेरिका को चॉइस नहीं था, देयर वाज नोबडी एल्स बट चाइना टू प्रोड्यूस, everything was there, so China took away most of the profit, comparative advantage में। अब इंडिया के साथ डील जो करने की कोशिश करेंगे और मीडियम टर्म, इट्स 30 - 1.5, क्योंकि इंडिया का कॉस्ट $1.5 पर आवर है, तो अब सेविंग है $28.5। बट उस $28.5 में चीन, अमेरिका चाहती है कि 20 वो अपने हाथ रख के 8 इंडिया को दे। राइट, रूल्स ऑफ द गेम आर चेंजिंग। मैं बायर हूं, अगर मैंने नहीं खरीदा तो कहीं और नहीं बेच पाओगे, तो ये जो सेविंग हो रहा है वो मेरे खरीदारी के कारण हो रहा है, तो नाउ यू गिव इट मी। और उन्होंने चाइना से सबक सीख लिया, बिकॉज एट दैट टाइम दे हैड नो चॉइस। तो अब वो जो रीनेगोशिएट कर रहे हैं चाइना +1 माने इंस्टेड ऑफ चाइना इंडिया अगर जाना चाह रहे हैं,
तो वो कह रहे हैं कि मुझे इस टर्म्स पे चाहिए, चीन की तरह टर्म्स में नहीं, मुझे एडवांटेज मेरे यहाँ। तो एक वो स्टिकिंग पॉइंट है कि कहां पे ये रिलेटिव टैरिफ ड्यूटीज को रखा जाए। ओके, ये एक मैक्रो पिक्चर है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका को इंडियन मार्केट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि $300 बिलियन प्लस मिडिल क्लास है, राइट, इन टर्म्स ऑफ। तो उनको इंडियन मार्केट को एक्सेस चाहिए। मगर इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि अनलाइक अ चाइनीज मार्केट, हमारे मार्केट में एक हमारी पर कैपिटा इनकम $3,000 से $100 कम है, $2,900। चीन का है $13,000। तो यानी 4 गुना चीन इज मोर वेल्दी देन इंडिया। तो एज अ चाइनीज मार्केट उनको एक्सेस करने के लिए एक एवरेज बाइंग पावर ऑफ चाइना इज मच हायर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया में क्या है, ये $3,000 में वो क्या प्रोडक्ट, अरे अमेरिका की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग $3,000 से ज्यादा होगा। यस 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 यस। तो प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि ये दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 ये कि ये $3,000 का जो पर कैपिटा जीडीपी है, उसमें टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन गेट 60% ऑफ इंडियाज इनकम। यानी आपको 140 करोड़ की आबादी दिख रही है, उसमें 14 करोड़ लोग ही अमेरिका में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट करने के खरीदने लायक है। सो इंडियन मार्केट नंबर्स में बड़ी दिखती है, मगर बिकॉज हमारी ग्रोथ बहुत पोलराइज्ड हो चुकी है। अरे दिस इज ओके, वेल्थ में और भी पोलराइज्ड है। वेल्थ में टॉप 10% के पास 80% ऑफ द वेल्थ है, इनकम में 60% है, वेल्थ में 80% है। टॉप 10%, टॉप 1% के पास 40% ऑफ इंडिया वेल्थ है। तो हमारी ग्रोथ बहुत पोलराइज्ड होने के कारण हमें जो लगता है प्रोडक्ट, तो अगर अमेरिका इधर बेचना चाह रहा है अपनी महंगी चीजें, वो खाली 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन को ही बेच सकता है, कोई बेच सकता है, विच विल नॉट बी दैट बिग अ नंबर। तो उसकी कोशिश तो हो रही है, इसलिए विस्की और हायर एंड लिकर, हायर एंड ऑटोमोबाइल्स को ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उनको चाहिए इंडियन मास मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूं, वो है जहां पे उनका कॉस्ट एडवांटेज है, जहां पे उनकी लेबर कम यूज होता है बट फुल्ली मैकेनाइज्ड है, वो है एग्रीकल्चरल फार्मिंग। इसलिए अमेरिका वांट्स एक्सेस टू इंडियाज मिडिल क्लास विद अ सस्ता प्रोडक्ट। और कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है? सोया, कॉर्न, सोया। उधर ये 2 चीज के कारण, एक है उनकी जो मैकेनाइजेशन इतनी एडवांस हो चुकी है दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर kilogram of the grain is much cheaper, okay, because of the mechanization, because labor cost in China is very high. But second चीज, उन्होंने GM प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करके कॉस्ट को और भी कम करा दिया। तो अमेरिका को चाहिए इंडिया ओवरऑल मार्केट एक्सेस, जो एग्री प्रोडक्ट्स के थ्रू ही हो सकता है, वहीं पे उनका कॉस्ट एडवांटेज है। मगर वहां में इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, 70% हम हमारे लेबर फार्मिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड है, पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। सेकंड, जीएम उसको हमने अलाउ कर दिया तो पूरा जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, वो बंद हो जाएगा, बिकॉज यूरोप के जीएम के बारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। इसलिए इंडिया के लिए बहुत सेंसिटिव है और एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यू पे अटक गया है ये एक्सेस टू इंडियन मार्केट। ओके, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे कॉर्न और सोया को आप अलाउ कीजिए और जेनेटिकली मॉडिफाइड को अलाउ कीजिए। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं भैया, आपको कुछ भी एग्री रिलेटेड करना है तो आप आलमंड्स लाइए या कुछ ड्राई फ्रूट्स, ब्लूबेरीज लाइए, तो ऐसे लाइए। बट ये मास तो एक वो स्टिकिंग पॉइंट है, क्योंकि वो एक सेकंड चीज क्या है, इज इन डिजिटल स्टिकिंग पॉइंट। स्टिकिंग पॉइंट क्या है कि आज आपने सुना होगा ना, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इज जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। यानी क्या है कि इंडिया और अमेरिका में फर्क यह है कि अमेरिका का डिजिटल कॉस्ट 38 टाइम्स ऑफ इंडिया है, उनका $3.8 के करीब है, हमारा $0.1 है हमारी डेटा कॉस्ट पर। इसलिए अमेरिकन कंपनीज अपना डेटा का काम इंडिया में कर रही है थ्रू जीसीसी।
क्योंकि उनको 38 डेज प्रॉफिट मिलता है, उसको वापस री एक्सपोर्ट कर रही है अपने देश को एज ए कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट। एब्सोल्युटली। अब उसमें क्या है कि इंडिया का एक डिजिटल का रूल है कि इंडिया में जो भी डेटा करते हैं उसको आपको इंडिया में हाउस करना चाहिए। यू कैन नॉट ऑपरेट इट इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया हमारा वो है अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल है, वो चाइना वो अमेरिका को नहीं चाहिए। वो कह रही है डिजिटल फ्री वर्ल्ड, जैसे डॉलर का कन्वर्टेबिलिटी है, जैसे डिजिटल का भी कन्वर्टेबिलिटी होना चाहिए, कहीं पे भी होना चाहिए। हमें अमेरिका में बैठ के करें, हम चाहिए तो आपका इस्तेमाल यूज करिए, बट आप कैन नॉट फोर्स अस टू सेट अप द डेटा स्टोरेज इन इंडिया। वो इंडिया बिल्कुल, क्योंकि ये नॉट ओनली ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द, तो इसमें इंडिया अगेन हिल नहीं रही है, और यही तो फंस रहा मामला। डिजिटल ये दोनों ही बहुत बड़े स्टिकिंग पॉइंट है जिसको मेरे ख्याल में वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि इसमें एक आसान विन हम अमेरिका को दे सकते हैं, उसको होल्ड बैक कर रहे हैं। क्या है वो? एनर्जी परचेज। वो है हमारे पास, बट वी डोंट वांट टू गिव अवे, दैट्स आवर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, बिकॉज एनीवे हम 85% ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं। आज रशिया से कर रहे हैं, सऊदी से कर रहे हैं, वेनेजुएला से कर रहे हैं, उसके अलावा आई कैन डू इट फ्रॉम अमेरिका, इजीली हम कर सकते हैं। मगर हम वो दे रहे हैं तो उसके वापस में हमें कुछ चाहिए ना, करेक्ट। वो एक बात है। और सेकंड बात ये है ऑटो सेक्टर में, थर्ड स्टिकिंग पॉइंट ऑटो सेक्टर में क्या है कि अमेरिका वांट्स एक्सेस, तो एक तरफ से वो देने के लिए हम भी तैयार है, जैसे एक टेस्ला या फिर एक बड़ी बड़ी गाड़ियां हार्ली डेविडसन। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम उस पर टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने, वहां से हमारी जो ऑटो कंपोनेंट्स की एक्सपोर्ट हो रही है वो महंगी होती जा रही है। तो वी डोंट थिंक दैट एक तरफ आप एंट्री ढूंढ रहे हैं और मेरे प्रोडक्ट के ऊपर आप स्टील का टैरिफ लगा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो दैट इज द थर्ड स्टिकिंग पॉइंट जहां पे ये सिचुएशन अटक गई है, जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश है। और अमेरिका में क्या है कि अल्टीमेटली उनको इंडिया के पास क्या चाहिए कि 190 बिलियन से 500 बिलियन का जो मोदी और ट्रंप ने एग्री किया था, उसमें दे वांट अ फेयर बैलेंस बिटवीन इंडियाज एक्सपोर्ट टू अमेरिका एंड अमेरिकाज एक्सपोर्ट टू इंडिया। आज इट इज इन आवर फेवर ऑफ 50 बिलियन, मगर जो ये 190 बिलियन की बात है, मगर वो 500 बिलियन में दे डोंट वांट 50 बिलियन इन फेवर ऑफ इंडिया। यानी 25 इंडिया 275 अमेरिका और इंडिया के फेवर में 50 नहीं, they wanted the opposite or at least equal. So that means we have to find so many products to buy from America. क्योंकि आज के दिन में उतना प्रोडक्ट अमेरिका से हम नहीं लेते हैं। See, our total imports में अमेरिका is only 6% of our imports, but America is 16 to 17% of our exports. तो ये वो मामला फंस गया है। हाँ, तो ये सिचुएशन में क्या है कि मैंने लेटेस्ट सुना है कि 3 फेज में डील होगा। पहले जो इजी चीजें उसको खत्म करेंगे, फिर अगस्त सितंबर के अंदर एक मिनी ट्रेड डील, पहले एक इंटरिम डील होगा, फिर एक मिनी डील होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर में, और फिर उसमें भी ये मेजर इश्यूज नहीं रिजॉल्व होगी, वो उसको मार्च एंड तक रखेंगे डिले करके, क्योंकि दे आर मल्टीपल टॉक्स के बावजूद दे आर नॉट एबल टू कम टू एन अग्रीमेंट। और ये पॉलिटिकली सेंसिटिव है ना, क्यों। और सी चीन में और अमेरिका में डील करने में और यहाँ में डिफरेंस क्या है बता रहा हूँ, ये दो डेमोक्रेसी डील कर रही है, तो दोनों का पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस है इसमें। अरे चीन में वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, चीन में जो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है वहाँ इंटरनली कोई अपोजिशन नहीं होता है, तो खाली ट्रंप को उधर मैनेज करना पड़ रहा है अपना लोकल। यहाँ पे नहीं है, मोदी जी को भी यहाँ पे इंटरनल मैनेज करना चाहिए, फार्मर लॉबी ले जो, ऑटो लॉबी ले जो, आईटी लॉबी ले लो, सबको मैनेज करना है। अमेरिका में भी है। तो जब दो डेमोक्रेसीज डील करते हैं तो डील मेकिंग इतना आसान नहीं है, बिकॉज डिसीजन के बाद ही दिक्कतें शुरू होती है, ऑपोजिशन, ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन, रैली, ये प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर यही है, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो डिफरेंट है एकदम, उसमें इतना आसान नहीं कोई डील कर लो कल को पता लगा धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है इस पूरी डील का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि डिसीजन मेकिंग में ये हर्डल है कि आप वो डिसीजन लेने में आपको 10 बार सोचना पड़ रहा है, और सोचना भी चाहिए, आप अपने देश के हिसाब से ही सोचेंगे। लेकिन सर एक लास्टली है एकदम आखिरी में, एक आपके लिए पर्सनल क्वेश्चन है। आप देश के 2% क्लब में हैं सर,
और आपके लिए हमने टेस्ला का शोरूम खुलवा दिया बीकेसी मुंबई में, तो आपने बुक करी नहीं, कब ले रहे हैं आप? देखिए, मैं जो स्थिति में हूँ अभी, मैं तो मेरी गाड़ी मेरी ड्राइवर चलाता है, मैं अभी चलाता नहीं हूँ। तो ड्राइवर टेस्ला चलाए या मारुति चलाए या होंडा जैज चलाए, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो पीछे बैठने वाला हूँ। और ये सब यंग पॉपुलेशन है जो अपने आप ड्राइविंग करने वाली है, उनको टेस्ला में जोश आएगा। मुझे क्या है, शॉफर ड्रिवन कार में मैं पीछे बैठ के क्या है भैया, सेफ्टी और कंफर्ट देखूंगा मैं, बस वही है। सर आने वाली वो भी बिना ड्राइवर वाली, तब वाली लीजिएगा आप, तो ड्राइवर की सैलरी बचेगी आपकी। पता नहीं, देखते हैं, खुल तो गया अब यहाँ, क्या रिस्पांस कैसा आता है, कैसी टेस्ला बिकती, बता रहे हैं 60-70 लाख की पड़ेगी अगर आप इंडिया में नहीं खरीदें। नहीं, मेरे ख्याल में अच्छी बिक्री होगी, बिकॉज जैसे आपने देखा के शेप्ड है कंजम्पशन की रिकवरी, महंगी चीजें ज्यादा बिकती है कंपेयर टू दिस। तो एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, एक ट्रॉफी वैल्यू। अरे मैंने टेस्ला खरीदा, उसको यूज करें ना, बात अलग है। अरे मैंने टेस्ला खरीदा, देखिए फेसबुक पे पूरा फोटो आएगा, पहले जो टेस्ला खरीदते हैं उनका फोटो आएगा कि मैंने खरीद लिया। सो इट बिकम्स अ प्रेस्टीज थिंग। तो डेफिनेटली इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो टॉप 1% और टॉप 10% जो भी आप कहें, उनके लिए ये ट्रॉफी कार है। ट्रॉफी गाड़ी में गैराज में रखो, एक संडे को निकालो, उसको दिखाओ सबको, फिर वापस रख दो। ऐसा होगा। और नहीं, अभी देखिए यहाँ पे एक वॉल्वो की आती है XC40, वो भी इलेक्ट्रिक है, वो 40-50 लाख रुपए की आती है। जब उसको ले रहे हैं तो टेस्ला भी लेंगे। और अपने यहाँ तो वैसे भी साइकोलॉजिकली थोड़ा दिखाने का शौक होता है कि मेरे पास टेस्ला है। करेक्ट। तो आप सही कह रहे हैं, बिकेगी तो गाड़ी है। एनीवे, और एक तो मैंने जो देखी थी, ये जोक भी चल रहा है ना, आपने देखा होगा, मीम चल रहा है, टेस्ला को रीनेम कर दिया इंडिया में टैक्सला, क्योंकि गाड़ी इधर आती है 30 लाख में और टैक्स उसका लगता है। यस, टैक्सला है वो। एनीवे, तो नेक्स्ट वीक के लिए सर मान के चलें कि अगले हफ्ते 10-15 दिन में फिंगर्स क्रॉस्ड, अर्निंग भी है और क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे, तो देखेंगे हम लोग क्या नई ताजी स्थिति बनती है अगले हफ्ते, और फिर ऐसे ही चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि अब ताजा तस्वीर क्या बन रही है। और सर अपना एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, और मौसम का और आनंद लीजिए और हेल्थ का ध्यान रखिए और अपनों के साथ एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच सर।